आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के आज के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल, और स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। साथ ही साथ स्वागत करना चाहूंगी आप सबका आज के इस विशेष अंक में। आज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है और ये खास दिवस इसलिए होता है कि हम कैंसर के प्रति जागरूक हों। देश भर में हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस खास दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करने के साथ साथ कैंसर से जूझ रहे मरीजों का हौसला बढ़ाना भी होता है। और इस वर्ष की थीम है आशा, प्रेम और शक्ति, कैंसर के विरुद्ध हमारे हथियार, यानी होप, लव एंड स्ट्रेंथ आर वेपन्स अगेंस्ट कैंसर। और आप सबकी जानकारी बढ़ाने के लिए कैंसर से रिलेटेड आपके मन में जो प्रश्न है उनकी समस्या के समाधान के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे दो एक्सपर्ट। और आज के हमारे 2 रेडियो डॉक्टर्स हैं, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे कराना चाहूंगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रांत मोहंती, आप प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक डेंटिस्ट्री, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, न्यू दिल्ली, हमारे साथ हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। नमस्कार आपको भी और सभी श्रोताओं को भी। और हमारे साथ दूसरी हमारी आज की रेडियो डॉक्टर, डॉक्टर गीता काद्यप्रत, सीनियर कंसल्टेंट ब्रेस्ट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एंड ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। तो आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज जब हम बातचीत करते हैं, ये एक मेजर दिवस होता है जो हम कैंसर की अवेयरनेस की बात करते हैं। वैसे डॉक्टर साहब, अगर हम कहें कि कैंसर जैसा जो एक बीमारी है जिसने सबको ही परेशान किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है, रिसर्च भी चल रही है कैंसर के बारे में, इससे जूझने की तैयारी हम सब करते ही रहते हैं, पर बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे मन में उठते रहते हैं इससे संबंधित, जिसके जवाब हमें लगता है हम कहाँ ढूंढें सही जवाब। तो हम कोशिश करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में जहाँ तक हो सके इस कैंसर से संबंधित जो हमारे श्रोता हैं उनके मन में जो सवाल हैं, साथ ही साथ हमारे मन में भी कुछ सवाल हैं, वो सब जितना दूर कर सकें। क्योंकि जितनी जानकारी, जितनी जागरूकता होगी, मुझे लगता है इससे लड़ने में यही हथियार हैं जो हमें इस्तेमाल होते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस दिवस पर? जी, सबसे पहले जैसे आपने बताया कि आज कैंसर अवेयरनेस डे है, जो कि जागरूकता दिवस है कैंसर के प्रति। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि कैंसर होने की संभावना तो हर किसी में होती है, लेकिन हर किसी को होती नहीं है। देयर आर मेनी रीजन, उसके कारण कई सारे हैं, जिसमें से खास करके जैसे हम मौखिक कैंसर के बारे में बात करेंगे तो उसमें तंबाकू का सेवन सबसे प्रथम आता है। तो इन चीज़ों को जानने के बाद भी लोग इसका सेवन करते हैं और उसकी वजह से होने वाली तकलीफें उनको होती हैं। तो ज़रूरी ये है कि ये जो साइकिल है, जो विशियस साइकिल, जो एक दोनों तंबाकू और उसके सेवन में जो ये लत लग जाती है, उसको तोड़ना ज़रूरी है। और कई बार बिना जागरूकता की वजह से लोग अनजाने में इन आदतों के शिकार पड़ जाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि जागरूकता हर स्टेज पे हो, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाले युवा हो, और वृद्ध अवस्था में भी लोग जो हों, सभी एजेस और सभी जेंडर के लोगों को हमें टारगेट करना चाहिए। और जागरूकता कैंसर, क्योंकि मैं खाली मौखिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं, सभी तरह के कैंसर्स के बारे में बोलना चाहूँगा कि जागरूकता में ही सतर्कता है। अगर जागरूकता रहेगी तो आप सतर्क रहेंगे, और सतर्क रहने से ये होगा कि समय पड़ते ही अगर आपको कोई ऐसी लक्षण नज़र आते हैं जिसके कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है, तो आप सही समय पर अस्पताल पहुंच सकते हैं और तुरंत उसका इलाज किया जा सकता है। जी, और डॉक्टर साहब, जैसा हर बीमारी के लिए कहा जाता है और कैंसर के लिए खास तौर पर कहा जाता है कि जितनी जल्दी इसको पकड़ा जाए, जितनी जल्दी इसके सिम्टम्स को समझकर पहुंचा जाए और इलाज शुरू कराया जाए, उतनी ही स्वस्थ होने की संभावना बढ़ती जाती है। तो हम यही कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से कि अगर आप इस विषय पर कुछ जानना चाहते हैं तो आज हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स हैं इस कार्यक्रम में, और बहुत सारी जानकारी आप कैंसर से संबंधित इस मंच से, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज पा सकते हैं। तो अपने प्रश्नों को समेटिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 23421080, 23421082, और अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं तो 011 आप साथ में जोड़िए और सीधे जुड़िए हमारे साथ। जो श्रोता
अपने मन के कोई सवाल पूछना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें लिखना चाहते हैं तो 9868107070 के माध्यम से आप अपने प्रश्न भेजिए। हम सभी प्रश्नों को शामिल करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। डॉक्टर गीता भी हमारे साथ हैं। अभी आपने आवाज़ सुनी थी डॉक्टर विक्रांत मोहंती की, और मैंने आपको बताया था हमारे साथ 2 गेस्ट हैं, तो हम डॉक्टर गीता का भी स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गीता काद्यप्रथ। आप सीनियर कंसल्टेंट हैं ब्रेस्ट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गीता आकाशवाणी के स्टूडियो में। थैंक यू। तो आज मैडम कैंसर अवेयरनेस डे है, बहुत खास दिवस है। पहले तो इस दिवस पर चाहेंगे कुछ आपकी टिप्पणी, क्यों मनाया जाता है, क्यों जरूरी होता है? कभी कभी मेरे को लगता है कि जैसे जिंदगी नॉर्मल तरीके से चल रही होती है तो कभी कभी एक ना धक्का लगाना होता है, तब लोगों का ध्यान उस चीज़ पर आकर्षित होता है। और अब हम जानते हैं कि कैंसर की जो संख्या है वो बढ़ रही है, और हम लोग सब चाहते हैं, एज डॉक्टर्स हम चाहते हैं कि अगर मरीज को ये होना भी है तो वो जल्दी में पकड़ा जाए। तो ये जागरूकता हम कैसे पैदा करें, ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम दिवस मना लेते पर बाकी साल ऐसे ही निकल जाता है। पर फिर भी ये दिवस मनाना भी ज़रूरी है, ताकि उसको फोकस में लाना बहुत ज़रूरी है। कैंसर का जो विषय है उसको फोकस में लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों के ध्यान में रहे कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो बढ़ रही है, और इससे बचने का एक ही तरीका है, वो है कि इसका या तो हम जल्दी पता लगाएं, और जो हम अपने जीवन शैली में जो बदलाव ला सकते हैं उसके बारे में अपना ध्यान बटाएं। तो ये वजह है मेरे ख्याल से कि हम नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे अलग तरीके से इसीलिए मनाते हैं। जी जी। और आपने कहा ये समस्या बढ़ रही है, और जहाँ तक हम देखते हैं तकनीकी जितनी भी एडवांसमेंट्स होती है, मेडिकल एडवांसमेंट होती है, रिसर्च होती है, कोशिश ये होती है कि हम उसका उपचार ढूंढें, पर ये बढ़ रही है समस्या। तो इसके कारण भी बहुत सारे होंगे, वो कारणों पर भी अगर आप कुछ रोशनी डालें। देखिए, अगर कोई आप मेरे को कहें कि कोई विशिष्ट कारण है, ये तो कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कई सारे रिस्क फैक्टर्स है। और जो कैंसर की जो वजह है वो कई तरह से, मतलब वजह क्या, मतलब कैंसर इवेंचुअली तब होता है जब आपका सेल जो है, आपके जो कोशक जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उसमें कोई ना कोई ऐसी खराबी हो जाती है, और वो भूल जाता है कि किस तरह से तरीके से डिवाइड करना होता है, तो वो एक अनरेगुलेटेड तरीके से बढ़ना, डिवाइड करना शुरू कर देता है। और ये तब होता है जब मल्टीपल इंसल्ट्स लगती हैं उसको। जैसे आप कैंसर में क्या होता है कि आपको रेडिएशन का जो होता है, आपके खाने पीने में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सही नहीं होती है, उसमें कई मिलावट की चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत तादाद में एक तरह से जमा हो जाता है, तो वो आपका शरीर उसको क्लेंज नहीं कर पाता, उसको साफ नहीं कर पाता। आपके जो बॉडी के मैकेनिज्म्स हैं उसको एक्यूमुलेट करती जाती हैं, और एक्यूमुलेट करने के बाद ऐसा हो जाता है कि इतना ज़्यादा वो एक तरह से ओवरवेल्म हो जाता है, या इतना ज़्यादा दब जाता है कि फिर वो उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, और वो सेल जो है एक अनियंत्रित तरीके से डिवाइड करनी शुरू करती है, और फिर वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो जो है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक मैकेनिज्म है जो कि आपके लाइफस्टाइल, आपके एनवायरनमेंट और आपके जेनेटिक मेकअप से लिंक्ड होता है। तो ये इन चीज़ों का जो बैलेंस है ना, ये हम समझ नहीं पाते। हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बड़े अच्छे बैलेंस से चल रही होती है, लेकिन जब ये बैलेंस बिगड़ता है तब ऐसी बीमारी जैसे कैंसर जो है वो उसका होना होता है। तो आप खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट से डील करती हैं, और जहां डॉक्टर मोहंती को भी हमने आज इनवाइट किया है, आप ओरल कैंसर्स को ज़्यादा देखते हैं। तो मैं दोनों से आपसे जानना चाहूँगी कि कितना प्रिवलेंस है ब्रेस्ट कैंसर का इंडिया में और ओरल कैंसर का, और इसके अलावा और कौन कौन से कैंसर्स हैं जो इंडियंस को ज़्यादा परेशान करते हैं? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर तो नंबर 1 कैंसर है महिलाओं में। अब कुछ सालों पहले तक सर्वाइकल कैंसर, यानी कि बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर होता था, वो नंबर 1 था। पर इसको नंबर 1 कहते हुए बिल्कुल खुशी नहीं होती है, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। और मुझे याद है जब 2001 में जब मतलब मैंने सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में कदम रखा था, तब ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस था वो करीब 70-75,000 न्यू केसेस पर ईयर होता था। वही बढ़कर अब 2.25 लाख हो गया है, और बढ़ रहा है, और हो सकता है कि अगले साल या 2 साल में ये 2,50,000 नए केसेस हो गए। और ये भी थोड़ा सा अंडर रिपोर्टेड ही होता है, क्योंकि ऑल्दो हमारी रजिस्ट्रीज बहुत अच्छा काम करें, लेकिन जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है उसको इतना अच्छा कवर नहीं करती। तो हमारे मतलब इट्स क्वाइट अ नंबर, काफ़ी नंबर्स बढ़ गई हैं ब्रेस्ट कैंसर की। अगेन वही ब्रेस्ट कैंसर को लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं, पर ये है कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। वो मॉडिफाइबल फैक्टर्स जो हैं उस पर से हमारा एक तरह से ना काबू ख़त्म होता चला जा रहा है। जैसे कि चाहे वो वेट की बात करें, चाहे वो
ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों की बातें करें, और खाने पीने के जो हमारी शैलियाँ वो बदल गई हैं। कहाँ रोज़ दिन में 3 दफ़े फ्रेश खाना बनता था, और अब ऐसा हो गया कि हम बहुत सारी प्रिजर्व फूड और ये सब चीज़ें खाते हैं जी। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक तरह से कारण बन रही हैं जो इसको। डॉक्टर विक्रांत जी, जैसे मैम ने कहा कि उनको बिल्कुल खुशी नहीं होती ये कहते हुए कि हम आज ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस है इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उसी तरह से मुझे भी खुशी नहीं होती ये कहते हुए कि इंडिया इज़ करेंटली द वर्ल्ड कैपिटल फॉर ओरल कैंसर। इसका मतलब है पूरे विश्व में सबसे अधिक संख्या के मौखिक कैंसर जो हैं वो हमारे देश में पाए जाते हैं। तो ये बहुत दुखद बात है कि कैंसर हो रहा है, और ख़ास करके जैसे मैडम ने कहा कि जीवन शैली के जो हमारे जो बेसिक जो पैटर्न्स हैं वो बदल गए हैं, और ख़ास करके जैसे हम कह सकते हैं तंबाकू का सेवन जो होता है वो ऑलमोस्ट 90-95% ऑफ द केसेस ऑफ ओरल कैंसर में उसका प्रमुख कारण जो है वो तंबाकू का सेवन है। और हमारे कंट्री में ऐसा है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो हर तीसरा व्यक्ति तंबाकू का सेवन कर रहा है, और अगर आप शहरी क्षेत्रों में जाएंगे तो हर 5वां व्यक्ति किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहा है। जब तंबाकू का सेवन ही इतना ज्यादा हो रहा है, और उसके कारण कई हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि खाली एक वजह से कोई शुरू करता है। तो तंबाकू एक आपकी जिंदगी और आपकी दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है, और उसकी वजह से रिस्क जो है कई ज्यादा बढ़ जाता है। और जिनको कैंसर नहीं भी होना होता है उनको भी, क्योंकि एक्सपोजर ऑफ सच रिस्क फैक्टर्स कैन रिजल्ट इन जैसे मैम ने कहा कि जो कोशिकाएं जो सेल्स हैं वो ऑल्टर करके फिर वो अपना अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। जी, और बहुत सारी ऐसी और बातें हैं जानने की, क्योंकि जैसा आप लोग बता रहे हैं कि हम बहुत आगे हैं, जो कि अच्छी बात ऑब्वियसली नहीं है, और इस उद्देश्य से ही हम आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं कि लोग समझें इसकी आवश्यकता कि क्यों ज़रूरी है कैंसर को जल्दी पहचानना और उन चीज़ों को छोड़ना जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो हमारे कुछ श्रोता हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरे धीरे करके। व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेजेस आ चुके हैं, और फ़ोन पर हमारे श्रोता वेट कर रहे हैं, तो आप कहें तो हम उनसे बात कर लें। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं। रघुविंदर जी, अपना प्रश्न करें। शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। जी, आप प्रश्न करें, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। दोनों डॉक्टर साहबान को मेरा सादर प्रणाम। हाँ जी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, और अक्सर ये देखने भी आता है कि ओरल जो कैंसर है वो तंबाकू की वजह से होता है, तो इसको बेचने पे बैन क्यों नहीं लगाया जाता। नंबर 2, इन दिनों जो विमेन्स हैं उनके ब्रेस्ट कैंसर देखने में आ रहा है, मेरी कजन है उनका भी चल रहा है। कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, तो कई बार लोग इसके डर से भी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, तो इसका क्या अल्टरनेटिव है। चलिए, डॉक्टर साहब ने सुन लिया आपका प्रश्न। डॉक्टर गीता कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, ये ज़रूर है कि कैंसर का इलाज महंगा है, पर मैं एक और चीज़ रहूँगी कि अगर आपको कोई चीज़ पहचान में आती है, अगर आपका शरीर बता रहा है कि कोई चीज़ है, जैसे हमारे महिलाएं, अगर ब्रेस्ट कैंसर का ही हम अगर अब एग्जाम्पल लें, छोटी सी गांठ होती है, महसूस हो रहा है, दर्द नहीं कर रहा है, तो घर बैठे हुए हैं, दिखाने जाते ही नहीं है, तो वही चीज़ बढ़कर जब सामने आती है तो ऑब्वियसली उसका इलाज भी उतना ही मुश्किल हो जाता है और काफ़ी महंगा भी हो जाता है। अगर आप अर्ली स्टेज में किसी बीमारी को पकड़ते हो तो उस बीमारी का इलाज सरल भी होता है और बड़े आसानी से भी हो जाता है, और वो महंगी ट्रीटमेंट जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जिम्मेदारी हम दोनों की तरफ से ही है। देखिए, जो नई दवाइयाँ आएंगी जिस पे इतना संशोधन हो चुका होता है तो उसका तो महंगा ही होता है, लेकिन कई बीमारियां, कई कैंसर्स ऐसे हैं जो कि बड़े सरल तरीके से इलाज हो सकता है, प्रोवाइडेड हम उसको जल्दी में पहचानें। जी, और जैसा आपने कहा स्टेजेस होती हैं, तो वो स्टेजेस क्या क्या हैं, थोड़ा सा बताएं उन श्रोताओं के लिए जिनको ये नहीं जानकारी है। अगर स्टेज की बात करें, जो हम लोग कहते हैं कि एक तो होता है कि जो ऑर्गन कन्फाइंड, जिस अंग में वो हो रहा है वहीं तक अगर वो सीमित है तो वहाँ पे हम कहते हैं कि क्योर संभव है, और उसको स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ऐसे नाम दिए जाते हैं। स्टेज 1 का मतलब अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के लिहाज से कहा जाए तो स्टेज 1 का मतलब है अगर ट्यूमर का साइज बड़ा छोटा है, अभी वो बगल की गिल्टियों तक भी नहीं गई हो। और अगर स्टेज 2 कहते हैं तो स्टेज 2 में जो इनिशियल स्टेज 2 होता है उसमें भी गिल्टी तक नहीं गई होती, बस ट्यूमर का साइज बढ़ चुका होता है, इसमें 2 से 5 सेंटीमीटर के बीच में होता है। और ऐसे स्टेज 3 बोलें तो उसमें क्या होता है, चमड़ी का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है, बगल की जो गिल्टियाँ हैं वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, कभी गर्दन के पास जो लिम्फ नोड का मतलब होता है गिल्टियाँ होती है उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो उसको हम स्टेज 3 बोलते हैं। लेकिन स्टेज 4 जो है, और स्टेज 4 का जो कॉनोटेशन है वो हर कैंसर में एक ही होता है। स्टेज 4 का मतलब होता है कि बीमारी जिस अंग में शुरू हुआ है
वहां से निकल के किसी और ऑर्गन में जा चुका है। किसी और ऑर्गन में मतलब किसी और अंग में मतलब लंग में या लिवर में या बोन में या ब्रेन में, ये कहीं दूर के जो इलाके में कहीं फैल जाता है, तो उसको हम स्टेज 4 कहते हैं। तो स्टेज 4 में हमारा जो इंटेंट यानी कि हमारा क्या उद्देश्य है इलाज का, वो बदल जाता है। स्टेज 4 में उद्देश्य होता है कि हम उसको कंट्रोल करें, जबकि स्टेज 1 से लेके स्टेज 3 में हम कहते हैं कि भाई हम क्योर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मरीज जो है इससे पूरी तरह से निजात पाए। लेकिन स्टेज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे परसेंटेज जो ठीक होंगे पूरी तरह वो भी चेंज होता रहता है। स्टेज 1 में हम कहेंगे 90% लोग ठीक हो जाएंगे, स्टेज 2 में वो घट के हो जाएगा 75 से 80% हो जाएगा, और स्टेज 3 में हम कहेंगे भाई मतलब 60% लोग, 50 to 60% लोग ठीक हो जाएंगे, पर 40 to 50% लोगों में बीमारी वापस आ सकती है। लेकिन फिर भी हमारा इंटेंट, हमारा उद्देश्य जो है वो क्योर होता है, लेकिन स्टेज 4 में नहीं। स्टेज 4 में जब हम बात करते हैं तो हम पैलिएटिव केयर की बात भी करते हैं कि पेन रिलीफ या किस तरह से उनको ऐसी लाइफ मिलेगी जिससे कि कम से कम जी सके या प्रॉपरली अपनी लाइफ लीड कर सके। तो जब से अब स्टेज 4 की बात करते हैं, अब स्टेज 4 की भी ना कॉनोटेशंस बहुत बदल गई हैं। जैसे जब हम लोग पढ़ रहे होते थे, जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करते थे, तब तो छोटी सी गिल्टी गर्दन पे दिख जाती थी तो हम कहते थे कि भाई अब तो 6 महीने इनकी सेवा करिए। लेकिन अब बदल गया है। तो ये जो संशोधन होते हैं ना, इतने सारे रिसर्च जो हो रहा होता है, तो उसमें बहुत सारे दवाइयां निकल के आई हैं। और अब तो स्टेज 4 में भी हम देखते हैं मरीज जो है 5-5, 10-10 साल निकाल रहे हैं, क्योंकि वो दवाइयां इतनी असरदार होती हैं। तो स्टेज 4 की सेम क्वांटिटी, हम ये नहीं कहते कि आपके ना 6 महीने, ये सब हम टाइम नहीं कर सकते। कई बार पूछते हैं मरीज कि डॉक्टर साहब बताइए कितना टाइम है इनके पास। मैंने टाइम तो बता ही नहीं सकते, वो तो आपका शरीर किस तरह से उस दवाई का जो असर आपके शरीर पे कैसे होता है ये बताएगा कि आप का कैसे रहेगा आगे। जी। बहुत सारे प्रश्न मैडम हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के इस समय हमारे पास पहुंच गए हैं, मैसेज के माध्यम से भी, फोन पर भी हमारे श्रोता वेट कर रहे हैं। हेलो नमस्ते मैम। जी नमस्ते। तो मेरी उम्र है 60 साल की जी। आप अपना नाम बताएंगे? मेरे मुंह में है ना मैम जी कैंसर की शिकायत सी है। हाँ चलिए क्वेश्चन पूछ लीजिए अपना। हाँ मैं 15 दिन हो गए, मेरा मुंह नहीं ठीक हो रहा है, कैंसर तो नहीं हो गया है? आपका मुंह ठीक नहीं हो रहा। देखिए सबसे पहली बात ये तो है कि हम रेडियो पे ज़्यादातर पेशेंट्स का डायग्नोसिस तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन ये है कि मैं ज़रूर कहूँगा आप नहीं कैंसर से पूछ रहे हैं जी हम तो, कैंसर से नहीं, मैं समझ रहा हूँ कैंसर नहीं हो गया हो। नहीं, आप तंबाकू का सेवन करते हैं? तम्बाकू का नहीं, बीड़ी का करता था जी, 1 साल पहले छोड़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो अच्छी बात है कि आपने छोड़ दिया है। सबसे पहली चीज तो यही है कि जिस तरह के जो रिस्क फैक्टर्स जिसके बारे में बताया, आप बीड़ी का सेवन करते हैं उसमें भी तंबाकू होता है, आपने उसको छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। और आप जहां भी रहते हैं, आपने जहां पर भी रहते हैं, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में, जहां पर भी रहते हैं, सबसे निकटतम आपके जो सेंटर, जो अस्पताल है, आप जाके एक बार वहां पर दंत चिकित्सक को दिखाएं। वो एक बार जांच करेंगे अच्छी तरीके से, कोई गांठ तो नहीं है, कोई सूजन तो नहीं है, कोई सफेद धब्बा तो नहीं है, या कोई छाला जो 3 हफ्ते से ज्यादा अगर घाव ना भर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले जांच होगी, जांच के बाद वो शायद अगर जरूरत पड़ने पे वो एक मांस का टुकड़ा निकालेंगे और उसकी भी आगे जांच और तहत करेंगे, और उसके बाद बताया जाएगा कि कुछ कैंसर है या जस्ट कोई दूसरी बीमारी है। तो अच्छा, छाले तो नहीं है सर? कोई बात नहीं, आप सबसे पहले ना अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जो हॉस्पिटल है उनके पास वहां जाइए, वहां डॉक्टर को दिखाइए और वो आगे की जांच वो करेंगे, क्योंकि वो जरूरी है कि इसे फोन पे तो बात हो नहीं सकती, आपको अस्पताल जाके ही अपना जांच करवाना पड़ेगा, वही सही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। और एक मिलता जुलता सा प्रश्न है डॉक्टर साहब, गीता लिख रही हैं कोहिमा से। गुड आफ्टरनून बोथ डॉक्टर्स एंड आरजे। वन ऑफ माय रिलेटिव हु कंज्यूम्स गुटखा हैविंग डिफिकल्टी इन ओपनिंग हर माउथ एंड सम व्हाइट पैचेस आर देयर इन हर माउथ अंडर मेडिकेशन नाउ, is it a dangerous stage? जी थैंक यू गीता जी, आपने कोहिमा से अपना सवाल पूछ रहे हैं। और देखिए सबसे पहले ये बता दूं कि जो कैंसर होने से पहले, ये एक ओरल कैंसर की एक अपनी एक विशेषता है कि वो समय से पहले अपना, जैसे मैडम ने कहा, शरीर आपको सिग्नल्स देता है। तो ये सफ़ेद धब्बा जो है ये एक सिग्नल है जिसको हम प्री कैंसर कहते हैं। ये सफ़ेद धब्बा जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, ये एक सफ़ेद धब्बा जो कि कैंसर होने की संभावना बढ़ाती है, खास
करके उन लोगों में जो कि तंबाकू का सेवन करते हैं, जैसे कि आपके रिश्तेदार गुटखा का सेवन करते हैं। ये ज़रूर फोकस ऑफ कंसर्न है, और ज़रूरी ये है कि आप समय रहते हुए सबसे पहले अपने निकटतम डेंटिस्ट या फिर कोई भी अस्पताल में जाके इसकी जांच कराएं। ये रिवर्सेबल हो सकता है अगर सही समय पे इसकी डायग्नोसिस हो। जैसे मैंने कहा पहले भी, एक छोटा सा टुकड़ा लेके इसका जांच किया जाएगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। अगर दवाइयाँ देते हैं, दवाइयाँ बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, और भी कुछ दवाइयाँ हैं जो देते हैं, वो उसका प्रॉपर शेड्यूल से और फॉलोअप आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद फॉलोअप के बाद देखा जाएगा कि अगर ये रिग्रेस, मतलब अगर ये सफ़ेद धब्बा धीरे धीरे करके अगर कम हो जाता है तो बहुत अच्छा लक्षण है, अगर नहीं होता तो फिर इसको काट के निकालना होता है। बट सबसे पहली चीज़, आप अपने रिश्तेदार को ये कहें कि गुटखा का सेवन तुरंत आज के आज इसको बंद करें, चाहे कितनी भी तलब उठे। कुछ और तरीके से अपने दिनचर्या को, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, और फैमिली का सपोर्ट लेके, दवाइयों का सपोर्ट लेके अपना इलाज करवाएं। जी, आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज बात कर रहे हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे पर, और हमारे साथ दो रेडियो डॉक्टर्स आज हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गीता कादियप्रत, आप सीनियर कंसल्टेंट ब्रेस्ट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एंड ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन हैं, और साथ ही हैं डॉक्टर विक्रांत मोहंती, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक डेंटिस्ट्री, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, न्यू दिल्ली। तो हमने ब्रेक पे जाने से पहले काफ़ी चीज़ें समझी कि कैंसर क्या है, कैसे होता है, कैसे समझा जाता है, क्या स्टेजेस होती हैं। मैडम ने बताया ब्रेस्ट कैंसर एंड ओरल कैंसर कितना प्रिवलेंट है इंडिया में। बहुत सारे प्रश्न भी हमारे पास आ गए हैं, एक एक करके मैं पढ़ती हूँ। मैं चाहूँगी कि हमारे श्रोताओं को आप बताएं। अनमोल गुप्ता लिख रहे हैं, डॉक्टर साहब 37 साल के हैं, सरिता बिहार से लिख रहे हैं कि मैडम मेरे राइट शोल्डर पर, इन्होंने लिखा है, गांठ है, दर्द नहीं होता है, 4 साल से है, क्या ये कैंसर हो सकता है? अगर आपके शोल्डर पर गांठ है तो मोस्ट प्रॉब्ली ना ये इसको लाइपोमा या चर्बी की गांठ बोलते हैं, या फिर हो सकता है न्यूरोफाइब्रोमा जो नस की गांठ होती है, ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर 4 साल से इसके आकार में या इसके साइज़ में कोई अंतर नहीं आया है और इसमें कोई पेन नहीं है, तो आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बढ़ गया है या इसमें कुछ पेन या कुछ ऐसा लगता है आपको, तो फिर इसकी ज़रूर जाँच होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको जो मस्कुलोस्केलेटल वाले या ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर्स होते हैं उनको दिखाना चाहिए, जो कि स्पेशलाइज्ड हो सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स में। सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स का मतलब जो आपकी चमड़ी या आपके मसल या वहाँ से जो ट्यूमर्स बनती हैं उनके विशेषज्ञ होते हैं, उनको ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि फिर इसमें इसका आगे इसका जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगा। तो जब ये जाएं अगर किसी डॉक्टर के पास और इस तरह का डाउट होता है, तो मैडम किस तरह की स्क्रीनिंग की जाती है? देखिए, अगर ये जैसे इन्होंने कहा कि ये गांठ है और ये बढ़ रही है या दर्द हो रहा है, तो हमारे दिमाग में एक छोटा सा दिमाग में आता है कि ये सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा तो नहीं है। अच्छा। तो अगर ऐसी कोई भी शंका होती है तो नॉर्मली क्या करते हैं कि उस पार्ट का MRI होता है और एक बायोप्सी होती है, नीडल बायोप्सी। नीडल बायोप्सी से ये तय होता है कि ये नॉर्मल वाली गांठ है कि ये कैंसर में तब्दील हुआ गांठ तो नहीं है। अच्छा डॉक्टर विक्रांत, क्या ओरल कैंसर की जब शंका होती है वहां पर भी यही टेस्ट होते हैं कि या कुछ एडिशनल टेस्ट किए जाते हैं? वैसे देखा जाए तो ओरल कैंसर मतलब ये, क्योंकि कैंसर वैसे ही बहुत बोलते ही लोगों के मन में डर भय की भावना आ जाती है। लेकिन सबसे आसान चीज ये है कि ओरल कैंसर वो ऐसा मुख जो है वो ऐसा एरिया है जो हर कोई खुद आप स्वयं सबसे पहले जांच शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले सेल्फ एग्जामिनेशन इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट स्क्रीनिंग फॉर कैंसर। तो ये बहुत सिंपल तरीके से आपको अपने मुंह के अंदर ही देखना है। एक शीशे आईने के आगे खड़े रहेंगे और देखेंगे अपने मसूड़ों को। नॉर्मल मसूड़े जो हैं गुलाबी रंग के होते हैं, अगर उसमें कोई गांठ या कोई धब्बा या फिर सफ़ेद धब्बा या लाल धब्बा या कोई ऐसी चीज़ या छाला इस तरह से कोई भी 3 हफ्ते से ज़्यादा हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा आप अपना जीभ बाहर निकालें, ऊपर करें, साइड वर्ड्स करें और चेक करें वहाँ पर भी कोई गांठ या इस तरह का छाला तो नहीं है। उसके अलावा तालू पे और साथ में जो गाल की जो मांसपेशियाँ हैं उसको टच करके देखें, मुंह का खुलना देखें। नॉर्मली हम लोग 3 उंगली के साइज के हिसाब से मुंह खोल सकते हैं। अगर उससे कम मुंह का
खुलना हो रहा है, या फिर कोई भी तीखी पदार्थ खाने से बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो, इन सब को मिला के ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप सेल्फ एग्जामिनेशन से शुरू कर सकते हैं। ये हर कोई अपने घर में एक दूसरे का, फैमिली मेंबर्स एक दूसरे का, या आप स्वयं आईने के सामने इस चीज़ की जांच कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट थिंग, दैट इज सेल्फ एग्जामिनेशन एंड दिस इज, ये बहुत ज़रूरी है। इतनी सी भी जानकारी अगर लोग रेगुलरली करना शुरू कर दें तो बहुत बीमारियां समय रहते रहते इसकी पकड़ में आ जाएंगे और सही समय पे ये लोग अस्पताल पहुंच जाएंगे। दूसरी बात, अगर गांठ हो चुका है या फिर छाला जो 3 हफ्ते से नहीं हो रहा, तो जरूरी है कि आप अपने दंत चिकित्सक के पास या डेंटिस्ट के पास पहुंचे। और वो क्या करते हैं, नॉर्मली क्लिनिकल एग्जामिनेशन फर्स्ट स्टेप होता है, हिस्ट्री लेते हैं, वो जानते हैं कि आपने क्या क्या किया है, किस वजह से ये हुआ, वो सब जानकारी देने के बाद वो आपकी जांच करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन सबसे पहला होता है जो कि स्क्रीनिंग का फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, बायोप्सी, जैसे मैडम ने कहा, तो टुकड़े की जांच टुकड़े एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है, उसके बाद उसकी जांच की जाती है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। बाकी कुछ और स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो कि लाइट बेस्ड हैंड हेल्ड डिवाइसेस होते हैं, जो खास करके आम जो टिश्यू होती है उसको, एक अबनॉर्मल टिश्यू या फिर जहां पर कैंसर की संभावना ज्यादा होती है, उस टिश्यू को डिफरेंशिएट करने में भी यूज किया जा सकता है। बट वो इक्विपमेंट थोड़े से महंगे हैं, तो इसलिए आमतौर में ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन विजुअल एग्जामिनेशन जो है वो सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव मैं कहूंगा कि क्लिनिकल स्क्रीनिंग के लिए जरूरी है। उसके बाद बायोप्सी के बाद अगर जरूरत पड़े, कंफर्मेशन के बाद फर्दर टेस्ट जो है, जैसे मैम ने कहा, लिम्फ नोड चेक करने के लिए, और बाकी एरियाज पे अगर आपको सीटी मतलब MRI वगैरह करवा के और आगे के स्कैन्स करवाने पड़ेंगे। जी, हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी बात करेंगे कि क्योंकि इसकी भी स्क्रीनिंग या सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है। ये जो मैं आपसे बात कर रही थी डॉक्टर विक्रांत, इन्होंने लिखा है मनोहर लाल गांधी जी ने, चाणक्य चौक गाजियाबाद से। जब हम तंबाकू की बात कर रहे थे, इन्होंने लिखा है कि कैंसर से पीड़ित व्यक्ति हताश और घबरा जाता है, पर उसके साथी और परिवार के सदस्यों को किस तरह से उसे बचाना चाहिए, फैमिली सपोर्ट कितना जरूरी है। और साथ ही साथ ये पूछ रहे हैं कि तंबाकू उत्पादक चीजों पर एक भयानक तस्वीर होती है, फिर भी लोग इसका सेवन करते हैं। ऐसा क्यों, किस तरीके से हम तंबाकू के सेवन से उनको दूर कर सकते हैं? तो मैं पहला जो दूसरा सवाल है, मैं पहले उसका जवाब देना चाहूंगा। खास करके ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, जिसको हम लोग ना पैक वार्निंग्स बोलते हैं, टोबैको पैक वार्निंग्स बोलते हैं। ये वार्निंग है, वार्निंग समझते हैं, इसका मतलब ये है कि ये मतलब इसका सेवन करने से इस तरह के बीमारी या लक्षण होने की संभावना है, और वो आपको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपको ये बता रहे हैं कि इसका सेवन नहीं करना चाहिए। सो सबसे पहली चीज, तंबाकू का सेवन ना करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए इस तरह के पैक वार्निंग्स होते हैं। साथ में 2019 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर टोबैको प्रोडक्ट पे एक नेशनल टोबैको क्विट लाइन सर्विसेज है। क्विट लाइन का मतलब है तंबाकू निवारण के लिए टेलीफोन बेस्ड सर्विसेज हैं, जिसका टोल फ्री नंबर हर तंबाकू उत्पाद के प्रोडक्ट पे नीचे लिखा हुआ रहता है। तो उस नंबर पे भी आप लोग फोन कर सकते हैं। वहां पर राउंड द क्लॉक सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक, सोमवार से लेके हर ऑलमोस्ट 6 दिन, सोमवार छुट्टी होती है, बाकी सभी दिन काउंसलर्स होते हैं, और जो कि बहुत तरीके से और बहुत सही तरीके से आपको काउंसिल करेंगे और गाइडेंस करते हैं। और नियरेस्ट हॉस्पिटल और नियरेस्ट टोबैको जो डी एडिक्शन या तंबाकू निषेध केंद्र जो है, निवारण केंद्र जो है, वहां पर भी आपको रेफर कर सकते हैं। तो ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल जो था कि फैमिली के लिए बहुत जरूरी है, कि बिकॉज फैमिली सपोर्ट हर चीज में जरूरी है जनरली इन लाइफ, एंड खास करके जब ऐसी बड़ी बीमारी हो भी जाती है, तब भी ध्यान रखना है कि बिना फैमिली सपोर्ट के आदमी आगे बढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि वो मेंटल सपोर्ट देता है, वो फिजिकल सपोर्ट देता है, इमोशनल सपोर्ट देता है, स्पिरिचुअल सपोर्ट, और हर तरीके से सपोर्ट मिलता है, और ये बहुत जरूरी होता है। और इससे ना उनको ताकत मिलती है कि उससे वो निजात पा सके। और एक तरह से इसका जो इलाज चलता है काफी लंबा है, और लंबे के साथ साथ इसके साइड इफेक्ट्स भी काफी होते हैं जो मेडिकेशन होती है। ये पहले हम ये बात कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी डॉक्टर विक्रांत से पूछा, सेल्फ एग्जामिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ने के लिए, और कितना इजी वेपन हो सकता है? तो देखिए, मैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमेशा हमारे देश के संदर्भ में तो मैं यही कहती हूँ कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है। ये आपके हाथ में, आप अपने साथ लेके चल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी महिलाएं अपने ब्रेस्ट को छूने से पता नहीं क्यों इतना कतराती हैं, क्योंकि ये आपको जब आप नियमित रूप से करोगे ना, तभी ये आपके हाथ में हथियार है। अगर आप इसको कभी कर लिया और कभी नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो इसको करने का ये तरीका होता है कि आपको हर महीने, जिन महिलाओं को पीरियड्स हो रही हैं, माहवारी हो रही है, वो पीरियड्स खत्म होने के 4-5 दिन बाद
अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करेंगे, क्योंकि तब ब्रेस्ट जो होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, क्योंकि उससे पहले पीरियड से पहले हैवी हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, अनकंफर्टेबल होता है, तब करने का फ़ायदा नहीं होता। और उस समय करते भी हैं तो आपको हर चीज़ एक गांठ जैसी लग रही होती है। तो अपने हाथ से, आपको हाथ के टिप से, मतलब फिंगर के टिप से नहीं करना होता, फिंगर के फ्लैट से, उससे आपको ब्रेस्ट को एग्जामिन करना होता है। और आपको मतलब बड़े तरीके से करना होता है ताकि पूरे ब्रेस्ट को आप कवर कर सकें। तो ब्रेस्ट को अगर आप 4 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं तो आपको अपना हाथ गोल गोल करके चलाना होता है, उसको प्रेस करना होता है और आगे बढ़ाना होता है। इस तरह से बिना किसी एरिया को मिस किए हुए आपको सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। सेल्फ एग्जामिनेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट मकसद जो है वो ये है कि आप अपने ही ब्रेस्ट से फेमिलियर हो जाएं, क्योंकि जब आप फेमिलियर होंगे और आपको अपना नॉर्मल ब्रेस्ट पता चलेगा तभी आप कोई एब्नॉर्मैलिटी उसमें पकड़ पाएंगे। और उसमें आपको सबसे पहले पता चलेगा। अगर कोई भी छोटी सी भी गांठ आएगी ना उस बैकग्राउंड में तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप ऐसा पता चलता है आपको तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसको अपने फाइनल कंक्लूजन तक ले जाना होता है। ये समझ लीजिए कि कुछ पकड़ लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कैंसर ही कैंसर है। 10 में से 8 टाइम्स नॉन कैंसर होता है। अच्छा। लेकिन इसको तय कैसे करेंगे? तय तब करेंगे जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपके जांच करेंगे और फिर आपको कहेंगे कि चलो ये तो कुछ भी नहीं है, आप घर जाइए। और अगर कुछ है तो हम मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि हम कैंसर को उसी स्टेज पे, अर्ली स्टेज में पकड़ना चाहते हैं। तो अर्ली स्टेज में पकड़ने के लिए खासकर हमारे देश में, जहाँ पे मैमोग्राम की मशीन्स इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है, और अगर उपलब्ध है भी तो वो कई लोगों के लिए महंगा लगता है वो इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ब्रेस्ट का खुद जांच करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, केवल 3 मिनट लगते हैं और हर महीने एक बार करना होता है आपको। जी, तो काफ़ी अच्छे से विस्तार से आपने बताया, और ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सबसे पहले हम सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और सबसे ईजी वो तरीका है, वो डॉक्टर विक्रांत ने भी ये बताया। डॉक्टर साहब, ये एक मैसेज हमें भेजा है परिधि ने दिल्ली से, और इससे पहले हम एक कॉल ले लेते हैं, हमारे कॉलर वेट कर रहे हैं। हेलो। हाँ, आप रेडियो डॉक्टर में हैं, अपना नाम बताएं। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। अमीन भाई रेडियो वाला। जी अमीन भाई, प्रश्न कर लें। मैं मैम से जानना चाह रहा था, जैसे कुछ लोग गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं और फिर अंदर से बिल्कुल व्हाइट मुंह हो जाता है और मुंह खुलना भी बंद हो जाता है, आगे चल के फिर ये व्हाइट जो होता है कैंसर हो जाता है? जी, तो सबसे जैसे मैंने कहा कि जो कैंसर होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है, जो भी गुटखा, खैनी और यहाँ तक कि पान सुपारी वगैरह खाते हैं, तो उनमें जब बढ़ जाता है, पहले लक्षण जो होते हैं वो सफ़ेद धब्बा या फिर लाल रंग का धब्बा, मुंह में छाले, तालू में छाले, अलग तरीके जगहों पे छाले पड़ना, आवाज़ का जो होर्सनेस होती है वो बढ़ जाती है, कुछ भी चबाने या खाने में भी जलन होती है और मुंह का खुलना भी कम हो जाता है। जब इस तरह के लक्षण होते हैं तो इसका मतलब है कैंसर का प्री कैंसर स्टेज हो गया है और इसकी जांच करवानी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो करनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को कि वो किसी भी रूप, तंबाकू का जो रूप है किसी भी तरह से सेवन कर रहे हो, चाहे धूम्रपान के रूप में हो, चाहे वो निर्धूम या फिर किसी भी तरह का गुटखा, खैनी हो, उसका सेवन सबसे पहले बंद कर दें और उसके बाद इसका इलाज अपने स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनसे दें। जी, और आज क्योंकि कैंसर अवेयरनेस डे है तो ज़रूरी होता है कि हम इस कार्यक्रम में, जो कि रेडियो डॉक्टर है और आपकी सभी हेल्थ की जो समस्याएं हैं उसको हम प्रतिदिन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आज हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से कैंसर को आप समझ सकते हैं और किस तरह से अर्ली डिटेक्शन करके हम इससे निजात भी पा सकते हैं। हमारे साथ 2 रेडियो डॉक्टर हैं आज, डॉक्टर गीता कादियाप्रथ और डॉक्टर विक्रांत मोहंती। डॉक्टर, ये हमारे पास एक मैसेज आया है, परिधि ने लिखा है दिल्ली से, और इनका क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द रीसेंट एडवांसमेंट्स in AI that can help early detection of cancer and what is the process of the screening? तो देखिए, जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अभी हम लोग क्या करने की कोशिश करें, जैसे मैमोग्राम्स है, मैमोग्राम्स जो है रेडियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, और मैमोग्राम्स में कई बार ऐसी छोटी छोटी बारीक चीज़ें होती जो ह्यूमन आई मिस भी कर सकती है। लेकिन AI क्या करता है कि आप AI को बहुत सारे मैमोग्राम के जो है ना, जो फिल्म्स, जो उसकी इमेजेस होती हैं, वो उस तरह से एक एल्गोरिदम बनाने के लिए उसको AI का इस्तेमाल करते हैं, और AI बार बार AI के थ्रू मल्टीपल इमेजेस को देख के वो छोटी छोटी बारीकियों को जो भी मैनुअली चीजें मुश्किल होती है, वो मुश्किल होती है, तो वो उसको आइडेंटिफाई करके वो एक पैटर्न डेवलप होता है उसमें, उस पैटर्न को वो कैप्चर कर लेता है। अच्छा। तो बारीक पैटर्न्स को भी कैप्चर कर लेता है जो ह्यूमन आई कई बार नहीं कर पाती है। तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब आप कहेंगे कि मैमोग्राम अब AI से ही पता चल जाए कि AI विल टेल यू कि ये क्या है। दैट इज द फ्यूचर एंड इट इज ऑलरेडी हैपनिंग। पर हमारे यहाँ पे अभी जो हम देखने के, वी आर ट्राइंग टू वैलिडेट, हमें अपना जो
वो रीड है उसको वैलिडेट करना है, एआई का रीड क्या मैच कर रहा है, क्योंकि हमारे रेडियोलॉजिस्ट जो बोल रहे हैं और जो एआई जो बोल रहा है उसमें मैच तब आएगा जब हम उसमें बहुत अच्छा इनपुट देंगे। तो जितना अच्छा हम इनपुट एआई को देंगे, बिकॉज एआई इज ऑल अबाउट व्हाट यू फीड इन। आप अगर अच्छा इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे उसमें तो एआई आपको अच्छा आउटपुट उतना ही अच्छा होगा। सो ये रेडियोलॉजी में हो रहा है और पैथोलॉजी में भी हो रहा है। इनफैक्ट हम कहते हैं कि कैंसर पैथोलॉजी इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू डू। बहुत वेरिएशंस होते हैं, बहुत हेट्रोजेनिटी कहते हैं हम। एक ही ट्यूमर में आपको 3 तरह की अलग अलग चीजें दिख सकती हैं। तो ये हेट्रोजेनिटी वाला जो मसला है ये भी शायद AI सॉल्व करेगा, बिकॉज इट विल बी एबल टू पिक अप दैट पैटर्न, और वो बताएगा कि देखिए इस ट्यूमर में ये वाला जो है दिस इज द ओवरराइडिंग थिंग। तो वो एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, बिकॉज देन और जितना सही डायग्नोसिस होगा उतना ही अच्छा, क्योंकि हम लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट रहते हैं। जो हमारे जैसे अगर हम सर्जिकली आई वांट गुड इन्फॉर्मेशन, हमें अच्छा इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम द रेडियोलॉजिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट, ताकि हम उस स्पेसिफिक मरीज के साथ न्याय कर पाए, क्योंकि हमारा सारा जो काम है ये उन्हीं के थ्रू डिक्टेट होता है। और हर इंसान का जिसका कैंसर होता है उसका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग। हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार, मैं जितेंद्र दोसारसिया, ग्राम मऊ, तहसील खैर, जिला हरिगढ़ से बोल रहा हूँ। जितेंद्र जी प्रश्न करें जी। डॉक्टर साहब आपको भी नमस्कार। नमस्कार। अब मेरे 3 क्वेश्चन है जी, पूछ लीजिए। पहला प्रश्न तो मेरा ये है, जैसे किसी महिला को कैंसर है स्तन का, उस बेबी को दूध पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए, नंबर 1। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम कैंसर जान तो लेते हैं कि कैंसर है, कैंसर का नाम सुनते ही कि होपलेस हो जाते हैं कि कैंसर है, अब इसका इलाज नहीं है। क्या इलाज हमारे देश में पूरी तरह से संभव है या नहीं? जी, अभी बात करेंगे। नंबर 3 ये है जी कि वैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध है सभी प्रकार के कैंसरों की या नहीं? जी, इस पे प्रकाश डालें। नमस्कार जी। नमस्कार, धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट कैंसर पे इन्होंने बात की कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल है? देखिए, अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और उसका इलाज अगर हो गया है तो फिर तो ब्रेस्ट फीडिंग संभव नहीं है, क्योंकि देखिए ब्रेस्ट कैंसर का इलाज में मान लीजिए सर्जरी हो गई है, सर्जरी में या तो ब्रेस्ट को बचाया जाता है या ब्रेस्ट को हटाया जाता है। अगर हटाया गया है तो ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो सकती है, और अगर बचाया जाता है तो फिर रेडिएशन जरूर होता है उसके साथ। और अगर ब्रेस्ट का रेडिएशन हो जाता है उसके बाद फिर ब्रेस्ट फीडिंग संभव ही नहीं होता। मिल्क बनता ही नहीं है, तो वो नहीं संभव है। दूसरा आपका प्रश्न था कि क्या वैक्सीन्स हैं हमारे पास? देखिए, वैक्सीन सारे कैंसर्स के लिए नहीं है। ये जरूर है कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात करते थे, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, उसका जो है हमें पता है कि वो एक वायरस के थ्रू होता है। तो उस वायरस के अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन है, और वैक्सीन काफी इफेक्टिव है। तो वो 80% ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स के अगेंस्ट अच्छा काम करती है। और इसी तरह से डॉक्टर विक्रांत बताएंगे, यही ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इनके ओरल कैंसर्स में भी उसका कंट्रीब्यूशन है। तो इसका मतलब ओरल कैंसर के लिए वैक्सीन है? कैंसर में भी नहीं, वो सेम एचपीवी जो वायरस है जो ह्यूमन, वो उधर भी इफेक्टिव होती है। उधर भी उसकी वजह से ही ओरल कैंसर हो सकता है। जैसे मैंने कहा 95% ऑफ द टाइम्स कैंसर होने की, मौखिक कैंसर होने की संभावना जो है वो तंबाकू के सेवन से होता है। जो बाकी 5% 7% जो है वो एक वन ऑफ द रीजंस इज एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो उन लोगों में अगर समय रहते हुए अगर वैक्सीन, ये नहीं कि कैंसर होने के बाद वैक्सीन लिया जाए, वैक्सीनेशन ऑब्वियसली पहले लिया जाता है और उसके बाद इसका असर होता है। जी, तो ये एक प्रश्न हमारे पास आया है। अनीता तेजवानी जी ने कहा है कि क्या कैंसर हेरिडिटरी होता है? क्या ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो सकता है? तो आपने शुरू में थोड़ा सा एक बार किन किन चीजों से कैंसर होता है वो बताया था, तो बताएं थोड़ा सा। तो जेनेटिक्स का ये होता है कि देखिए, जेनेटिक्स का कंट्रीब्यूशन समझिए, ये केवल 5 से 10% का कंट्रीब्यूशन होता है जेनेटिक्स का। अगर आपके वो जीन का मतलब होता है जो हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो हमारे कोशिकाओं के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो जीन से बनते हैं, उसमें डीएनए होता है। तो उसमें कोई भी अगर म्यूटेशन का मतलब है कि जैसे हम लोग ने कोई जैसे स्पेलिंग मिस्टेक जैसे होता है, अगर वैसे समझाने की कोशिश करी जाए तो उसको हम स्पेलिंग मिस्टेक जैसे हो गई हो, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो बार बार होता है, तो वो कैंसर की वजह बन सकती है। और वही स्पेलिंग मिस्टेक आपका वो ट्रांसफर हो सकता है आपके ऑफस्प्रिंग में, और वो आपकी कैंसर होने की संभावना को बढ़ा देता है। तो मैं इसका कंट्रीब्यूशन जैसे मैंने कहा बहुत ज्यादा नहीं, फॉर्चुनेटली 5-10% लोगों में ऐसा होता है कि उनके जीन में कोई खराबी होती है जिसकी वजह से कैंसर बन सकता है।
तो ये ज़रूर सही कहा उन्होंने कि अगर आप पर ये है कि हर जनरेशन में 50% चांस होता है ट्रांसमिट करने का। अच्छा। क्योंकि जैसे महिला को हुआ और हस्बैंड का जेनेटिक मटेरियल 50% और मदर का 50% का कंट्रीब्यूशन होता है, तो उसका रिस्क 50% होता है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि फादर के थ्रू नहीं आ सकता। हो सकता है कि मदर अनअफेक्टेड हो और फादर के जीन में कोई म्यूटेशन हो, तो फादर भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन 50% होता है। इसलिए हर जनरेशन में रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर इज 50%। पर ये रिस्क तो है ना? और हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं। डॉक्टर विकास दिकव हमें लिख रहे हैं, गुड प्रोग्राम शालिनी जी, यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर मासेस, बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच सर। और साथ ही थैंक यू भेज रहे हैं हमें, गीता जी भी हमें थैंक यू कर रही हैं कि आपने उनके प्रश्न का जवाब दिया। ये प्रश्न, हमारे पास समय कम है, हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बात करते हैं, क्योंकि जब हम कैंसर की बात करते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे बात ना करें तो हमारा ये विषय अधूरा रह जाएगा। तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कितने सक्सेसफुल हैं? देखिए, जब हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करते हैं, एक तो बहुत ही क्लियर बात जो सबको समझनी चाहिए वो ये है कि किसी एक प्रणाली से हम इसका इलाज नहीं कर सकते। ये कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम कहते हैं मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में आपका हो सकता है सर्जरी और कीमोथेरेपी लगे, या सर्जरी कीमोथेरेपी रेडिएशन लगे, या सर्जरी और रेडिएशन लगे। इसके अलावा अब हमारे पास टारगेटेड ट्रीटमेंट का वो है, विकल्प है। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी है। तो ये कई न्यू ट्रीटमेंट्स है, हार्मोनल ट्रीटमेंट है। हर पेशेंट में कौन सा कॉम्बिनेशन यूज होगा ये आपका ट्यूमर बताता है। आपके ट्यूमर का जो कैरेक्टर है वो हमें बताएगा कि आप में कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल होगा। आपका स्टेज बताएगा कि आप जो भी स्टेज होगा उसमें क्या सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि अगर एडवांस स्टेज हो या फैली हुई बीमारी हो तो उसमें फिर सर्जरी का रोल कम हो जाता है और बाकी जो आपके सिस्टेमिक ट्रीटमेंट है उसका रोल बढ़ जाता है। जी, तो बहुत सारी बातें आज हमने इस कार्यक्रम में की, और हमारा आज का जो उद्देश्य था वो यही था कि हम कैंसर के बारे में आपको एक जागरूकता जो हम कोशिश कर रहे हैं वो फैलाएं। बहुत सारे प्रश्न हमारे पास अभी भी हैं, हमारे श्रोता हमें मैसेज भी कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं। तो ये बताइए, चलने से पहले मैं आप दोनों का छोटा छोटा मैसेज भी लेना चाहूँगी आज के इस विशेष दिवस पर, क्योंकि कैंसर पर हम रेडियो डॉक्टर में बहुत सारे कार्यक्रम कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे, जो कि हम इंडिविजुअल कैंसर के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने ब्रेस्ट कैंसर पे हमने प्रोग्राम किया है, सर्वाइकल कैंसर पे किया है, आज हम एक ओवरव्यू की तरह इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। तो मैं चलते चलते एक ये मैसेज जरूर लेना चाहूँगी कि वारिस अली खान संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से लिख रहे हैं कि डॉक्टर साहब, ऐसा हो सकता है कि कैंसर जो आपने कहा मौखिक, वो मसूड़ों में भी हो, क्या किसी भी पार्ट में हो सकता है? वो थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाह रहे थे। मौखिक कैंसर जो है जैसे मुंह के किसी भी अंग में हो सकता है, और यहाँ तक कि जो हमारे जो ईसोफेगस जो जिसमें आप खाना खाते हैं, जिससे खाना जाता है, वहाँ पर भी हो सकता है। तो मसूड़ों से लेके जीभ का कैंसर जो है वो कहते हैं उसको इंडियन कैंसर कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जीभ में कैंसर होते हैं इंडियन पॉपुलेशन में। तो ज़रूरी ये है कि आपको ध्यान रखना है, मसूड़े हों, आपका तालू हो, आपके गाल के अंदर अंदरूनी हिस्सा हो, जीभ के नीचे वाला जो फ्लोर ऑफ द माउथ जिसको कहते हैं वहाँ पर हो। इन सभी जगहों को आपको, जैसे मैंने आपको सेल्फ एग्जामिनेशन कि आप स्वयं कैसे जांच कर सकते हैं, अलर्ट रहे, हाँ, और खुद जांच करें। जैसे मैडम ने अभी स्तन का एग्जामिनेशन का बहुत सिंपल स्टेप्स में बताया, वैसे ही मैंने आपको मौखिक कैंसर के सेल्फ एग्जामिनेशन के भी स्टेप्स बताए। तो बहुत जरूरी है कि आप इनको रेगुलरली करें, और समय रहते हुए अगर कोई भी ऐसा लक्षण आपको दिखे जो 3 हफ्तों से ज्यादा बढ़ रहा हो, साइज आकार में बढ़ रहा हो, उसके खून निकल रहा हो या फिर बदलाव आ रहे हो, उन चीज़ों का ध्यान रखें और समय रहते अपने निकटतम स्वास्थ्य कर्मी या फिर दंत चिकित्सक के पास अवश्य जाएं। जी, और हमारे बहुत सारे श्रोता हमें लिखकर बता रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़े हैं। ये जर्मनी से आर्चन से शिवम जी जुड़े हुए हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। मैडम, चलते चलते हमारे पास इतना ही समय है कि आज के विशेष दिवस पर क्या मैसेज रहेगा रेडियो डॉक्टर के माध्यम से? देखिए, क्या है कि कैंसर ना एक बहुत ही बदनाम शब्द है, लेकिन शब्द पर मत जाइए। आप को निडर होना है। मैं ये कह रही हूँ कि डरना नहीं है कैंसर जैसे विषय को लेके, क्योंकि अब कैंसर के जो ट्रीटमेंट्स हैं ना वो इतने अच्छे हो गए हैं, और जितनी जल्दी ये पकड़ में आए तो उतना ही अच्छा इलाज होता है और इसके आउटकम्स बहुत अच्छी होती हैं। तो अगर कोई भी आपके शरीर में कोई भी चीज़, देखिए कैंसर अपने आप को अनाउंस नहीं करता। अगर कोई भी चीज़, जैसे घाव, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कोई घाव हो मुंह के अंदर, या कोई ब्लीडिंग होती है, या कोई खांसी है, या कोई गांठ है जो 3 हफ्ते से ज़्यादा है और जा नहीं रहा है सब कुछ करने के बावजूद, तो उसका ज़रूर जांच कराएं, डॉक्टर के पास जाएं
और सही इलाज कराएं। जी, तो हम अब इतना ही समय बचा है कि हम अपने आज के विशेषज्ञों का धन्यवाद दे दें कि वो समय निकालकर दोनों यहाँ आए हैं, इस कार्यक्रम में उन्होंने भागीदारी की है, आपके सभी प्रश्नों का, सवालों का उन्होंने उत्तर दिया है। और सभी श्रोताओं का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे। सभी प्रश्नों को हम ले नहीं पाए हैं, हमारे बहुत सारे प्रश्न बाकी रह गए, लेकिन इस वादे के साथ कि आने वाले कार्यक्रमों में हम आपके सभी प्रश्नों को शामिल करते रहेंगे। धन्यवाद देंगे डॉक्टर गीता कादियाप्रत, सीनियर कंसल्टेंट ब्रेस्ट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एंड ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और डॉक्टर विक्रांत मोहंती, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक डेंटिस्ट्री, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज न्यू दिल्ली। आप दोनों को धन्यवाद कि आप लोग आए और इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का भी नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।